Hello students, here I am Dr. Pradeep Kumar Khicha, Associate Professor in PG Department of Business Administration, SMB Government College, Nathdwara. Students, today I will teach to you regarding person of unsound mind and persons disqualified by the laws. छात्रों, पिछले वीडियो लेक्चर के द्वारा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अस्वस्थ मस्तिष्क का कौन कौन व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य हैं। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था अवयस्क व्यक्ति जिसने अपने आयु के सामान्य रूप में 18 वर्ष पूरे नहीं किए, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, और तीसरी बात बताई संबंधित राज्य नियम के द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। सेक्शन 12 के अंतर्गत कहा गया है ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट अंडर द सेक्शन 12। अर्थात अनुबंध करने के उद्देश्य से प्रत्येक ऐसा व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का कहलाता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो तथा अनुबंध का उसके हित पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की कैपेसिटी के अंतर्गत है। विवेकपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में वो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कहलाएगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को ही अनुबंध करने के सक्षम मांगता है, अनुबंध करने की योग्य मानता है। जो व्यक्ति अनुबंध को समझने में असमर्थ है या अनुबंध का उसके हित अहित पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निर्णय लेने में असमर्थ है, ऐसा व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कहलाता है। सामान्य रूप से अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति जो कहलाते हैं उनके बारे में कुछ नियम मैं आप लोगों को बताता हूँ। सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति यदि किसी ऐसे पक्षकार के साथ में अनुबंध करता है जो यदि कोई पक्षकार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में अनुबंध करता है जो अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है किंतु कभी कभी वो स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, तो ऐसा अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति तभी अनुबंध कर सकता है जब वो स्वस्थ मस्तिष्क का हो। किंतु कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति वाला व्यक्ति हो, अर्थात सामान्य रूप में व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का है, साउंड माइंड पर्सन है, किंतु कभी कभार वो अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, तो हमारा कानून कहता है कि अनुबंध करते समय अगर वो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होगा तभी वो अनुबंध करने के सक्षम होगा। जब वो अस्वस्थ मस्तिष्क का होगा उसके द्वारा किया गया अनुबंध व्यर्थ होगा, शून्य होगा, प्रभावहीन होगा, अब इनिशो वॉइड होगा। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार कहे जा सकते हैं। पागल व्यक्ति, यूनिटिक, ऐसा व्यक्ति जिसका मस्तिष्क कभी कभी स्वस्थ रहता है एवं बाकी अस्वस्थ, तो जब स्वस्थ रहेगा अनुबंध कर सकता है। यहाँ विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को भारतीय पागलपन अधिनियम 1912, भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 के तहत किसी व्यक्ति को पागल घोषित किया गया है तो व्यक्ति तब तक अनुबंध करने के असमर्थ है जबकि न्यायालय का आदेश प्रभावहीन न हो जाए। अर्थात वो व्यक्ति अगर कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है किंतु अभी तक न्यायालय के का आदेश प्रभावहीन नहीं हुआ है, प्रभावशाली है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ऐसा पागल व्यक्ति अनुबंध करने के असमर्थ है, ऐसा पागल व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य होगा। यहाँ पर इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि पागल व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो अनुबंध का उसके हित पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने में असमर्थ रहता है। अब इसमें हम जन्मजात बेवकूफ़ व्यक्ति को, इडियट व्यक्ति को भी हम शामिल कर सकते हैं, मूर्ख अथवा इडियट व्यक्ति को भी शामिल कर सकते हैं जिसका सामान्यतः उसका मस्तिष्क का स्तर बहुत नीचा है। वो उस अनुबंध को सोचने समझने एवं उसके पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने में सामान्य रूप में असमर्थ रहता है, इसलिए अनुबंध करने के अयोग्य है।
पागल व्यक्ति सामान्य रूप से अपनी वैचारिक शक्ति पर पागल व्यक्ति की वैचारिक शक्ति उसके नियंत्रण से परे होती है, इसलिए वो अनुबंध करने के अयोग्य होता है। तो मूर्ख व्यक्ति, पागल व्यक्ति, इसी प्रकार से शराबी अथवा प्रमादी व्यक्ति, ड्रंकर्ड। देखिए, शराबी अथवा प्रमादी व्यक्ति, यहाँ पे शराबी के अंतर्गत सभी प्रकार से नशा करने वाले व्यक्तियों को हम शामिल कर रहे हैं। सामान्य रूप से नशा करने वाला जो व्यक्ति होता है वो नशे की स्थिति के अंतर्गत विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय नहीं ले सकता है, और जब वो नशे की स्थिति में विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय नहीं ले सकता तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत उस व्यक्ति को हम अनसाउंड माइंड पर्सन कहेंगे। जब वो नशे की हालत में होगा तो वह अनसाउंड माइंड पर्सन की श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इसी प्रकार से हम मानसिक कमजोरी को भी इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। मानसिक कमजोरी के अंतर्गत जो बात आई है कि कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति विशेष बीमारी से या बुढ़ापे से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसकी मानसिक शक्ति अत्यधिक कमजोर हो जाती है, फलतः उसमें सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, और क्षीण होने के कारण वो अनुबंध करने के अयोग्य होता है अगर वो ऐसी स्थिति के अंतर्गत है। ही इज नॉट ए लुनेटिक, ही इज नॉट ए इडियट, ही इज नॉट ए ड्रंकर, बट पर क्या हुआ, मेंटल डीके सी हो गई, मेंटल डीके हो गया। मेंटल डीके कैसे हो गया? क्योंकि वो व्यक्ति लंबे टाइम से बीमार है, उसने पलंग पकड़ रखा है, वो अर्ध चेतनता के अंतर्गत है। अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति की सोचने समझने का सामर्थ्य क्षीण हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति सोच समझ नहीं सकता है, इसलिए हमारा कानून कहता है ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने के असक्षम है, ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य माना जाता है। इसी प्रकार से मोहावस्था, हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म के अंतर्गत क्या होता है, ये एक प्रकार से कृत्रिम मोहावस्था होती है, अस्थायी रूप से होती है। जिस समय व्यक्ति मोहावस्था में होता है, हिप्नोटिज्म के अंतर्गत व्यक्ति होता है, उस समय वो व्यक्ति अनुबंध करने में असमर्थ होता है, अनुबंध करने के अयोग्य होता है, उसको भी हम अनसाउंड माइंड पर्सन की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के व्यक्ति थे जो अनुबंध करने के अयोग्य होते हैं। अब यहाँ पे धारा 12 का जो मैंने आप लोगों को शुरुआत के अंतर्गत मैंने बताया था, उसमें कहा था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो साधारणतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है परंतु कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, उस समय अनुबंध कर सकता है जबकि वो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का है। उसे इस बात को प्रमाणित करना पड़ेगा कि अनुबंध किया गया था तो वो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का था। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो साधारण से अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, अनसाउंड माइंड पर्सन रहता है, परंतु कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, तो उस समय अनुबंध नहीं कर सकता है जबकि वो उसका मस्तिष्क अस्वस्थ होता है। ये सेक्शन 12 के अंतर्गत नियम बताए गए। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के द्वारा किया गया अनुबंध पूर्ण रूप से व्यर्थ होगा। ऐसे अनुबंध को हम राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवा सकते हैं। इसके संदर्भ में पूर्व के लेक्चर के अंतर्गत आप लोगों को संपूर्ण विवरण को एक्सप्लेन किया जा चुका है। तीसरी बात जो आती है सेक्शन 11 की, वो है संबंधित राजनियम के द्वारा व्यक्ति अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए, द पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। देखिए, कई बार कुछ विशिष्ट स्थिति के कारण व्यक्ति अनुबंध करने में सक्षम नहीं होता। ही इज ए मेजर, वो वयस्क है, वो साउंड माइंड पर्सन है, किंतु कुछ विशिष्ट परिस्थिति को ग्रहण किया हुआ है, कुछ विशेष कारण हो गए जिसके कारण संबंधित कानून के द्वारा उसको अनुबंध करने के असक्षम माना गया है, संबंधित कानून के द्वारा उसको अनुबंध करने के अयोग्य माना गया है। इसमें हम कुछ विभिन्न प्रकारों को शामिल करते हैं। ऐसी अयोग्यताएं कौन कौन सी होती है, सेक्शन 12 के अंतर्गत इस बात को बतलाया गया है। सबसे पहली बात आती है एलाइन एनिमी, विदेशी शत्रु। देखिए, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विदेशी शत्रु के साथ में युद्ध के समय कोई समझौता नहीं किया सकता, और वे सभी अनुबंध जो युद्ध घोषणा से पूर्व किए गए हैं, ऐसे अनुबंध भी स्थगित मान ली जाएंगे। देखो, विदेशी शत्रु कौन है? ऐसा व्यक्ति जो हमारे शत्रु राष्ट्र का निवासी है, जिस राष्ट्र के साथ में हमारी मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, ऐसी राष्ट्र का व्यक्ति किसी भी प्रकार के विवाद की दशा के अंतर्गत हमारे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता, उसको हमारे देश का वीज़ा नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत यहाँ पर न्याय प्राप्ति का अधिकार का जो नियम है वो नियम फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा कानून कहता है कि विदेशी शत्रु
देश के नागरिक के साथ में अनुबंध नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्तियों के साथ में अनुबंध किया जाएगा तो वो व्यर्थ होगा। और अगर मान लीजिए हमने पूर्व में ऐसा अनुबंध कर लिया है और उस राष्ट्र को देश की सरकार के द्वारा बाद में शत्रु राष्ट्र घोषित किया गया है, तो ऐसी अनुबंध तब तक स्थगित रहेंगे, तब तक पूरे नहीं किए जा सकेंगे, तब तक निष्पादित नहीं किए जा सकेंगे जब तक कि उनके वो राष्ट्र शत्रु राष्ट्र की श्रेणी में रहेंगे, वो विदेशी शत्रु ही माने जाएंगे। देन फिर आता है विदेशी सम्राट, राजदूत एवं प्रतिनिधि। देखिए, कोई भी विदेशी सम्राट, राजदूत या प्रतिनिधि जिसमें विदेशी प्रतिनिधि भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बाहर होते हैं, अतः इन पर भारतीय न्यायालयों में मुकदमा दायर नहीं किया सकता। जबकि इन लोगों को अधिकार है कि वे इच्छा अनुसार भारत में अनुबंध कर सकते हैं और उससे भारतीय न्यायालय में लागू करवा सकते हैं। देखो, न्याय का सिद्धांत द्विपक्षीय होता है, दोनों ही पक्षों को न्याय प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होता है। एक पक्षकार तो न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में चले जाए और दूसरे पक्षकार को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत इसको हम अनजस्टिस कहेंगे। ये एक प्रकार से अन्यायपूर्ण बात कहलाई जाएगी। और सॉरी और जब अन्यायपूर्ण होगा तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत इसको हम लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे कानून के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी विदेशी राजा, महाराजा, सम्राट, राजदूत अथवा प्रतिनिधि के ऊपर बिना केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार का भारतीय न्यायालय के अंतर्गत वाद दायर नहीं किया सकता। इसलिए ऐसे पक्षकार भी अनुबंध करने के असक्षम होते हैं, अनुबंध करने के अयोग्य होते हैं। तीसरी बात आती है कैदी अथवा अपराधी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध में जेल में है अथवा उसको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, वो जब तक जेल में रहेगा, जब तक वो अपराधी है, जेल के अंतर्गत रहेगा, तब तक व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य है। परंतु अगर उसकी कैद की सजा पूरी हो जाती है या सजा माफ हो जाती है तो अनुबंध करने के सक्षम हो जाएगा। अगर वही व्यक्ति जमानत पर छोड़कर जेल से बाहर आ जाता है तो भी वो व्यक्ति अनुबंध करने के सक्षम हो जाएगा। किंतु जब तक वो जेल में है, किसी अपराध के कारण जब तक वो जेल में है, तब तक वो अनुबंध करने के सक्षम नहीं माना जाता है। ये नियम भी हमारे इस अधिनियम के अंतर्गत बतलाया गया है। इसी प्रकार से प्रोफेशनल पर्सन्स, कुछ व्यक्ति अपने ऊंचे पेशे के कारण अनुबंध करने के लिए अयोग्य नहीं होते, जैसे बैरिस्टर, चिकित्सक। ये व्यक्ति केवल अपने मुवकिल अथवा मरीज पर फीस के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। अर्थात इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वे अन्य अनुबंध करने के अयोग्य होते हैं। सामान्य रूप से ये व्यक्ति अनुबंध कर सकते हैं, किंतु ये अपने मुवकिल अथवा मरीज पर फीस के लिए वाद दायर नहीं कर सकते हैं। केवल उसी कंडीशन के अंतर्गत ये अनुबंध करने के अयोग्य, बाकी सामान्य कंडीशन के अंतर्गत ऐसे पेशेवर व्यक्ति अनुबंध करने के सक्षम अथवा और योग्य होते हैं। इसी प्रकार से कॉर्पोरेट बॉडीज, समामलित संस्थाएं, निगम अथवा कंपनियां, ये वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होती हैं। इनका कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं होता, ये अदृश्य एवं अमूर्त होती हैं। इसलिए हमारे कंपनी विधान के अंतर्गत कहा गया है कि निगम या कंपनी की ओर से ये स्वयं तो अनुबंध नहीं कर सकती क्योंकि ये अमूर्त है, अदृश्य है। किंतु अगर पार्षद अंतरिम इनको परमिट करता है तो इनकी ओर से प्रबंध संचालक या कोई भी अधिकृत व्यक्ति इनकी तरफ से अनुबंध कर सकते हैं। ये स्वयं अनुबंध करने का अधिकार नहीं रखती है। इसी प्रकार से आता है मैरिड वुमेन। एक स्त्री अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में कोई भी समझौता कर सकती है, परंतु एक विवाहिता अपने पति की संपत्ति के संबंध में कोई भी समझौता नहीं कर सकती है और न ही उस संपत्ति की साख के आधार पर कोई अनुबंध कर सकती है। हाँ, एक विवाहिता अपने अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने जीवन निर्वहन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी पति की संपत्ति और पति की साख को गिरवी रखकर अनुबंध करने के लिए अधिकृत कही गई है, किंतु अपनी विलासिता पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो पति की साख अथवा संपत्ति के आधार पर किसी प्रकार का ठहराव अथवा अनुबंध नहीं कर सकती है। केवल वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, जो उसका अपना स्त्री धन है, जो अपना उसका खुद की संपत्ति है, उसी के माध्यम से वो अनुबंध करने के सक्षम है, अनुबंध करने के योग्य है। इसी प्रकार से आता है इंसॉल्वेंट, दिवालिया व्यक्ति।
दिवालिया व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसको भारतीय दिवालियापन अधिनियम के तहत दिवालिया घोषित किया जा चुका है। जब तक वो इस अधिनियम के तहत दिवालिया है, तब तक वो किसी भी अन्य पक्षकार से अनुबंध करने के सक्षम नहीं है, अनुबंध करने के योग्य नहीं है। किंतु संबंधित कानून के द्वारा दिवालीपन से मुक्त हो जाता है तो वो अनुबंध करने के सक्षम हो जाएगा और अनुबंध कर सकता है। जब तक दिवालिया रहेगा तब तक वो अनुबंध नहीं कर सकेगा। ये महत्वपूर्ण बातें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के संदर्भ में पिछले 2 लेक्चर के माध्यम से मैंने इन 2 लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। संक्षेप में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, सेक्शन 11 और 12 के अंतर्गत जो बातें बतलाई गई है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो वचनदाता की स्थिति में हो या वो वचन ग्रहीता की स्थिति में हो, जिनमें अनुबंध करने के सक्षम हैं, उनके द्वारा किया गया ठहराव ही अनुबंध का रूप धारण कर सकता है। अर्थात वो व्यक्ति वयस्क आयु का होना चाहिए, अर्थात वो व्यक्ति अनुबंध करते समय स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, अर्थात वो व्यक्ति संबंधित कानून के माध्यम से अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया ठहराव ही अनुबंध का रूप धारण कर सकता है और वो ठहराव वेद अनुबंध के आवश्यक लक्षण की पूर्ति करता है। थैंक यू।